11वां प्रश्न है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग जिसको हम ढांचा निर्माण कहते हैं, खाली स्थान की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, तीसरा है अनुरूपित शिक्षण और चौथा है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, यानी पूर्व में जो सीखा गया है उसकी पुनरावृत्ति, उसका दोहराव। उसके पहले है अनुरूपित शिक्षण और दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना और सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। तो देखिए, जो ये ढांचा निर्माण जो हम जिसको स्कैफोल्डिंग कह रहे हैं, स्कैफोल्डिंग, ये ढांचा निर्माण आपको कहता है, ये ढांचा निर्माण जो अस्थायी सहयोग होता है, ये समझना है, अस्थायी सहयोग जो किसी व्यक्ति, बाह्य व्यक्ति द्वारा दिया जाता है और तब तक दिया जाता है जब तक कि कोई चीज़ सीख नहीं लिया जाता। यानी जो अस्थायी सहयोग, जो बाहरी व्यक्ति द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोग ही स्कैफोल्डिंग ढांचा निर्माण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाना जो है सो कोई बच्चा सीख रहा है तो उसको जो बाहरी सहयोग साइकिल चलाना सीखने में जो बाहरी सहयोग दिया जा रहा है उसी को हम स्कैफोल्डिंग कह सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। दिया गया बाहरी सहयोग, ये जो है ये स्कैफोल्डिंग का उदाहरण हो सकता है। ये सहयोग हम तब तक उसको देते हैं जब तक वो साइकिल चलाना सीख नहीं जाता। मान लीजिए पीछे कोई व्यक्ति, कोई अभिभावक उसका बैठा हुआ है और उसको, बच्चे को साइकिल सीखने में मदद कर रहा है, पीछे से पकड़ा हुआ है और उसको चलाना सिखा रहा है। तो यह जो ढांचा निर्माण हो रहा है, यही ढांचा निर्माण है, यही स्कैफोल्डिंग है। जो अस्थायी सहयोग बाहरी व्यक्ति द्वारा जो है दिया जाता है, इसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। दो तरह की जो बातें होती हैं, एक बात ये जो है स्कैफोल्डिंग ढांचा निर्माण और जेडपीडी संभावित विकास का क्षेत्र, ये दोनों वाइगोत्स्की के सिद्धांत में प्रयुक्त हुए टर्म हैं। तो जेडपीडी जैसे देखिए है, जो जेडपीजी जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र। तो देखिए, यह वह क्षेत्र होता है जो, जैसे कोई बालक कोई कार्य कर रहा है और जो वो करने की क्षमता रखता है बाय स्कैफोल्डिंग। अगर स्कैफोल्डिंग उसको मिल जाए, कुछ बाहरी सहयोग मिल जाए, उसके उपरांत वो जो कर सकने की क्षमता रखता है और अभी फिलहाल जो वो कर रहा है, उनके बीच का क्षेत्र है, उसी को हम संभावित विकास का क्षेत्र जेडपीडी कहते हैं। और इस जेडपीडी में जो दो अंतर है, उसको पूरा करने का, उसको उस लक्ष्य तक जो है ले जाने का काम आपका स्कैफोल्डिंग ही करता है, जिसको ढांचा निर्माण हम कह रहे हैं। तो ये दो टर्म जो यूज हुए हैं, ये जो है सो यूज हुए हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से ही ये सब निकल के आए हैं। वाइगोत्स्की का जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है उसी का है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, उसी में ये संदर्भ हमारा है। जेडपीडी आपको संभावित विकास का क्षेत्र याद रखना है, ठीक है। जो व्यक्ति कर रहा है और जो वो करने की क्षमता रखता है, उसके बीच का अंतर ही जेडपीडी कहलाता है। जो व्यक्ति द्वारा बाह्य सहयोग दिया जाता है, अस्थायी सहयोग, उसी को हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो पहला है कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर इंगित करता है। कौन इंगित करता है? तो भाई स्कैफोल्डिंग। अगला प्रश्न है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ये प्रश्न कई बार भी आ चुका है। तो छिपी हुई वस्तुएं जो ढूंढ निकालना इस बात की ओर संकेत करता है कि जो शिशु है उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण डेवलप हो गया है,
ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास साभिप्राय, व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। तो सही कौन है? वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व। और ये जो वस्तु स्थायित्व का जो गुण है, यह जो है बच्चा आपका जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो लगभग 2 वर्ष के उम्र में जो है आपको 24 मंथ जो है 18 से 24 के बीच में, या 24 मंथ आप उसको ले लीजिए, जो पूर्व मतलब 2 से 7 के बीच में जो वर्ष आ जाता है आपका, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हम कहते हैं आपके पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में, तो उस अवस्था में वस्तु स्थायित्व बच्चे में डेवलप हो जाता है। और उसी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संकेतों को भी समझने लगता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 13वां कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? तो इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है विचारों को पलट कर न सोच सकने की क्षमता, यानी पलटावी की नीति उसमें डेवलप नहीं होती है, उसी को उन्होंने माना हुआ है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यानी पलट न सकने की, विचारों को पलट न सकने की जो क्षमता है, इसी को असमर्थ मानते हैं कि ये बच्चा इसी के कारण याद रखने में असमर्थ होता है। ये प्रश्न एक बार फिर आया हुआ है यहाँ हमारे पास। ठीक है। इससे पहले भी टेस्ट पेपर में ये प्रश्न हमारे पास आया था, इसलिए आपको इसको याद रखना है। ये प्रश्न इस तरह के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 14वां कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। ठीक है। क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, यानी पालन पोषण का जो परिवेश उपलब्ध कराना है उसकी भूमिका, और लास्ट है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में ये बात हुई है कि दोनों भाषा और चिंतन के बारे में दोनों के दृष्टिकोण अलग हैं। पियाजे का मानना है कि पहले विचार आता है तब भाषा आती है, पहले चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ होती है तब भाषा आता है, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा का प्रादुर्भाव होता है और फिर वो जो भाषा है वो उसके विचारों को स्वरूप प्रदान करती है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाषा एवं चिंतन के बारे में जो उनके दृष्टिकोण है, यही दृष्टिकोण वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख विभिन्नता है। अगला प्रश्न है हमारे पास 15वां कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो देखिए कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने आपको कोहलबर्ग ने ये ध्यान रखना है आपको कि कोहलबर्ग ने आपको 7 स्तर की बात की हुई है। ये आपको बार बार इस चीज़ को याद रखना है कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वह नैतिक विकास का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक है। इस नैतिक विकास सिद्धांत में उन्होंने नैतिक विकास की चर्चा की हुई है, जिसमें उन्होंने 3 स्तर और 7 सोपान की बात कही है, 7 सोपान स्टेज की बात की हुई है। 3 स्तर जो हैं वो पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत स्तर की बात इन्होंने की हुई है। और ये कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है इसमें बच्चा किस तरह से नीति का निर्धारण करता है उसकी विशेष चर्चा हुई है। पहला स्तर में जो बच्चा का नीति निर्धारण है वो उसके साथ के व्यक्ति द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा में जो है सो वो दूसरे स्तर में बच्चा जो है वह नीति नियमों को एकदम जो है सो मानता है आदर्श रूप में, और उसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं समझता है। और तीसरे स्टेज में वो परिवर्तन की गुंजाइश उसमें समझता है। ठीक है। एक बात और इसमें समझना है, जो कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, इस सिद्धांत में उन्होंने जो भी चीज़ किए हुए हैं
ये जो प्रयोग उनका जो निर्भर है वो पुरुष पर है, पुरुष पर है। और पुरुष और स्त्रियों के बीच जो सांस्कृतिक पहलू है, जो उनमें अंतर है, उसको उन्होंने अपने अध्ययन का आधार नहीं बनाया है। इसीलिए इनकी आलोचना होती है कि इन्होंने जो है वो अपने जो नियम दिए हुए हैं वो अपने पुरुष पर अध्ययन के द्वारा ही दिए हुए हैं। तो इसलिए इसी उसी पर आधारित ये हमारा प्रश्न भी है कि प्रमुख आलोचना क्या है, कि कोहलबर्ग ने बिना किसी भूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने ये बात चर्चा की हुई है कि नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना का सहारा लेकर के उन्होंने बहुत सारे बच्चों पे प्रयोग किए और फिर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा ऑप्शन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो 3 स्तर 7 सोपान का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। तीसरा है, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ठीक है। अगला ऑप्शन है कि कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। तो यही ऑप्शन इसका एक सही है, कि इसीलिए इनकी आलोचना की जाती है कि इन्होंने पुरुष और महिला का जो नैतिक तार्किकता है, नैतिक तर्क उन लोगों का जो देने की जो सांस्कृतिक विभिन्नता है, उसको महत्व इन्होंने नहीं दिया हुआ है। और इनका सिद्धांत जो है सो केवल एक ही जेंडर से संबंध रखता है, और उसी के आधार पर उन्होंने दोनों की बातों को स्वीकार कर लिया है कि ये दोनों पर लागू हो रहा है। लेकिन दोनों जो पुरुष और महिला हैं उनमें नैतिक तार्किकता में उनके सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व होता है, अंतर हो सकता है, और इसको उन्होंने नज़रअंदाज किया हुआ है। और इसीलिए इस सिद्धांत का जो है इस बात को लेकर आलोचना किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो पुरुष और स्त्री के जो दृष्टिकोण हैं, इनको लेकर के इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास है 16वां, कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। यानी बाल केंद्रित जो कक्षा है उसमें बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं। पहला है, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिक रूप से और समूहों में। तो इसका सही जो उत्तर है वह है व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। जो बच्चा है वो बाल केंद्रित शिक्षा में वो शिक्षक से भी सीखता है, अपने सहपाठियों से भी वो सीखता है। ठीक है ना। उसमें जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका आदान प्रदान विनिमय होता है, अभिव्यक्ति होती का और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए दोनों रूपों में वो सीखता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 17वां हमारे पास, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, यानी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके क्रियान्वयन, उसको लागू होने के बाद जो कक्षा कक्ष हैं वह अप्रभावित हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। दूसरा है, लिंग के अनुसार अधिक समजातीय हुए हैं। अगला है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय हैं, यानी एक लिंग दिया है, दूसरा वायु दिया है। और तीसरा है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय हैं। विषम जातीय मतलब कि अलग अलग उम्र के बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, या लगभग एक ही उम्र के बच्चे एक कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है। या जो हैं वो लिंग के अनुसार अधिक समजातीय हुए हैं, यानी एक तरह के दिखने में हुए हैं, यानी लड़के लड़कियों की संख्या जो है सो एक जैसे देखने को मिली है। ये क्या है। तो देखिए, इस तरह का इसका जो प्रश्न है वो, चूँकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है, और वो आयु के अनुसार बच्चे को उस कक्षा में नामांकन करने की भी छूट देता है। जैसे जो 6 वर्ष का बच्चा है उसको कक्षा 1 में एडमिशन, उसका नामांकन होना चाहिए, ऐसी बात वो करता है। तो इस बात के आ जाने से जो है, जो कक्षा कक्ष हैं वो उम्र की दृष्टि से अधिक जो है वो समझातीय हुए हैं, एक ही उम्र के, क्योंकि जो उसका बच्चे का जैसा नॉलेज है, जैसा उसका उम्र है, उसके अनुसार उसको उस कक्षा में हमको दाखिला दिलाना है। और सभी चूँकि बच्चे 6 से 14 के जो उम्र के बच्चे हैं उनको एडमिशन लेना ही है, उनको पढ़ना ही है, उनको किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए वो आयु के अनुसार जो हैं वो अधिक समझातीय हुए हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कि आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। अगला प्रश्न आ रहा है 18वां, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ना चाहिए। कैसे? खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। समावेशी कक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करें। तो देखिए, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके अनुसार जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हैं को पढ़ाना चाहिए। कैसी व्यवस्था में? तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। ये प्रश्न एक बार पहले भी आया है। तो इसका सही जो उत्तर है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में उनको हमको पढ़ाना चाहिए और इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष, यानी जो प्रगतिशील शिक्षा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसमें ये अपरिहार्य है, यानी उसकी जो है आवश्यक है कि कक्षा कक्ष सत्तावादी हो, जहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। यानी किसी एक का जो है सो वहाँ पे वर्चस्व हो, सत्ता हो। तो यहाँ पे शिक्षक जो है सो सत्तावादी नहीं है। जो प्रगतिशील शिक्षा या जो बाल केंद्रित शिक्षा है, उसमें जो शिक्षा है वो बच्चे पर केंद्रित है। तो वहाँ सत्तावादी व्यवस्था नहीं है, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो रहा है पहला। दूसरा ऑप्शन है कि सबके लिए मुक्त होता है, यानी स्वतंत्र होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो शिक्षक अनुपस्थित नहीं होता है भाई, शिक्षक सुविधा प्रदाता होता है। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है, यानी नायक की भूमिका निभाता है और पूर्ण नियंत्रण में। तो नहीं, ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक होता है। चौथा है लोकतांत्रिक होता है। देखिए आ गया, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। यही सबसे सही है। प्रगतिशील शिक्षा कैसी व्यवस्था होती है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है जिसमें बच्चों को हम लोग पर्याप्त स्थान देते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, यानी बाल केंद्रित कक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? ये आ रहा है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रयुक्त करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। दूसरा है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तीसरा है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है, जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। तो ये भी गलत है। ठीक है, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। ठीक है, तो केवल यही भर नहीं है। दूसरा है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यही सही है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, यानी बाल केंद्रित कक्षा में बालकों की भूमिका पर जोर दिया गया है, उनको अपनी स्वयं की समझ बनाने निर्माण के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। और वो शिक्षक क्या है? मार्गदर्शन की भूमिका, मार्गदर्शक की भूमिका, सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास कि रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण खाली स्थान परीक्षण का उदाहरण है, यानी किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? तो देखिए, जो रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण है वो बुद्धि का परीक्षण है। बुद्धि का परीक्षण है, आपको ये याद रखना है। और इस ऑप्शन में केवल देखिए बुद्धि नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है असमूह बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। दूसरा है व्यक्तित्व परीक्षण का उदाहरण है। तो भाई व्यक्तित्व परीक्षण का उदाहरण नहीं है, ये किसका है? बुद्धि परीक्षण का। अगला है मौखिक बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। और लास्ट है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। तो यह जो रेवेन्स का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण है, यह संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। ठीक है, याद रखना है, ये रेवेन्स का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है और उसमें कैसी बुद्धि? संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक आधारित परीक्षण का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास 22वां कि
जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है। ऑप्शन है स्पीयरमैन का जी कारक। तो जी कारक जो है सो वो सामान्य कारक की बात करता है जो जन्मजात कारक है, ऐसी बात कहता है और जिसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए ये कारक नहीं है। दूसरा है स्टर्नबर्ग के बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, ट्राइऑर्की सिद्धांत। तो ट्राइऑर्की सिद्धांत में तीन तरह की बात की गई है, ठीक है ना, वहाँ मानसिक प्रक्रिया की बात नहीं की गई है, तो ये भी नहीं होगा। अगला है बुद्धि का साम्यट सिद्धांत। तो साम्यट सिद्धांत की चर्चा जो है सो हमारे जो है वो कोर्स में नहीं है, ये भी नहीं है इसका उत्तर। इसका जो है वो चूँकि मानसिक प्रक्रियाओं की बात यहाँ पे है, सम्मिलित जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उसकी बात की जा रही है, तो यह है थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। ये बात है, थर्स्टन ने 7 तरह की जो है सो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, जिसको पीएमए कहते हैं, इसको पीएमए मॉडल भी हम लोग कहते हैं। थर्स्टन का जो है सो ये जो है आपका समूह कारक सिद्धांत है, जिसमें 7 तरह के समूह प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, पीएमए मॉडल जिसको कहते हैं, उसकी चर्चा की गई है। तो जो बुद्धि सिद्धांत जो ये थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, इसमें जो सामान्य जो है सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वह सिद्धांत है थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो बुद्धि का जो आपका स्पीयरमैन ने जिन्होंने द्विकारकीय सिद्धांत दिया हुआ है, उन्होंने जी कारक और एस कारक बताया हुआ है। तो जी मतलब जनरल, यानी जनरल मतलब सामान्य बुद्धि, जनरल फैक्टर की बात इन्होंने किया हुआ है। जी कारक और एस कारक, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, या उसी को सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। तो जी जो भरे कारक जो जी है वो कैसी बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है। अगला प्रश्न है 24वां कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है। देखिए अंतरिक्ष विज्ञान के लिए स्थान विशेष दिशा विशेष के लिए जो यूज होता है वो स्थानिक या दैसिक बुद्धि होता है, स्थानिक या दैसिक, स्पेशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं। तो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कौन सी बुद्धि का यूज होगा, स्थानिक। वहाँ पे भाषाई बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांकेतिक बुद्धि, ये तीनों नहीं है, ठीक है। कौन सी बुद्धि है, तो वह है स्थानिक बुद्धि। अगला प्रश्न है 25वां कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से या अपसारी चिंतन से। तो कई बार ये जिक्र हुआ है कि सृजनात्मकता के लिए कैसी चिंतन की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, अपसारी चिंतन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, और मुक्त अंतः प्रश्न की या मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जो सोच है वो चारों दिशाओं में निकलता हो, जिसका उत्तर एक से अधिक हो, ऐसे चिंतन की आवश्यकता होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सृजनात्मकता के लिए अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग की से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है 26वां कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है। तो इस तरह के जो पुरुष स्त्री में जो है सो स्त्रियों को निम्न कोटि का या किसी विशेष में अथी का बात करते हैं, इस तरह की जो बात करते हैं, इस तरह के जो कथन है वो लैंगिक पूर्वाग्रह, उनकी रूढ़िबद्धता, उनको दर्शाते हैं। तो इस तरह यह जो कथन है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यह कथन सही हो सकता है, गलत है। अगला है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, तो यही सही है। तीसरा है बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, सही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सही है, सही हो सकता है, इससे कुछ नहीं है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है कि जो लिंग जो जिसको जेंडर हम कहते हैं, वो जेंडर पक्षपात की बात आ रही है। पक्षपात यानी कि यही कि भाई जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो लड़कों को हम जो है बहुत सारे परिवार में उनको विशेष स्थान दिया जाता है भाई, और लड़कियों को दबाया जाता है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, पक्ष लिया जाता है लड़के या लड़कियों का। तो उस तरह की जो पक्षपात खाली स्थान की ओर की संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है। पहला है आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं, ठीक है।
तो पक्षपात जो है सो आनुवंशिक विभिन्नता जो लड़के लड़कियों में मौजूद है इसकी ओर जो है सो संकेत नहीं करता, इसकी ओर संकेत नहीं करता। ये जो है पक्षपात किसी को कमज़ोर और किसी को अथी और किसी के पक्ष की बात करता है। स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। तीसरा है अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति की बात करता है। और चौथा है सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो यही है कि जो उसकी सांस्कृतिक अभिवृत्ति जो सोच है उसके कारण जो अपेक्षा है उसके आधार पर लड़के और लड़कियों में भिन्न व्यवहार लोग जो करते हैं, पक्षपात करते हैं, तो वही है जेंडर पक्षपात या लिंग जो है पक्षपात। तो ये ऑप्शन चौथा इसका सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी हैं वो किस से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से खाली स्थान यानी किस प्रकार से भिन्न होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में भिन्न होते हैं, विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं। तो जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी हैं यानी कोई दो शिक्षार्थी हैं तो वो एक दूसरे से किस में भिन्न हो सकते हैं? तो उनकी विकास की जो दर है, ठीक है ना, जो विकास का जो रेट है वो कम अधिक हो सकता है। विकास क्रम की एकरूपता पाई जाती है, विकास का जो सामान्य क्षमता है वो होता है, उसकी दृष्टि से भिन्न नहीं है, और वृद्धि और विकास के सिद्धांत भाई उन पे लागू होंगे ही। तो जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी हैं वो एक दूसरे से विकास की दर यानी जो विकास होने का जो दर है, जो रेट है, उसमें भिन्न हो सकते हैं। किसी में विकास तेज़ी से होता है, किसी में थोड़ा भाई टाइम लगता है, ठीक है। तो विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है 29वां कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, ठीक है। तो ज़्यादा समय लेती है ये बात जो है हमको यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को, अंतः संबंध, निरंतरता, समान से विशिष्ट। ये चारों से सिद्धांत की बात यहाँ पे की गई है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होगा, अंतः संबंध या अंतः क्रिया का सिद्धांत की ओर इंगित कर रहा है, निरंतरता का सिद्धांत, समान से विशिष्ट का सिद्धांत। तो एक बहुत जल्दी सीखता है, दूसरा उसको सीखने में टाइम लेता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण एक में वृद्धि विकास की गति तेज हो सकती है, एक में कम हो सकती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। लास्ट प्रश्न हमारे पास आ गया 30वां प्रश्न, मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वह यह होना चाहिए कि हम विद्यार्थी की कमियों को, जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दिया है उसकी कमियों को ढूंढ सकें और उसको बेहतर बना सकें, उसको अच्छा हम बना सकें। ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को की उपलब्धि को मापना। तो केवल शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगला है यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। तो ये सब इसके मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये साइड जो है उसके जो है आपके अन्य उद्देश्यों में ये शामिल है। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। तो केवल त्रुटियां निकालना भी नहीं है, उनकी कमियों का निदान और उपचार करना। यह ऑप्शन सी ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि हमको सबसे बेहतर ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 30 प्रश्नों को का सेट जो था, ये क्वेश्चन टेस्ट पेपर, इसको कंप्लीट किया, 2 भागों में कंप्लीट किया। एक जो पहला भाग था उसमें हमने 10 प्रश्नों को ही ले पाए थे, कुछ कारणवश जो है सो उसमें आगे के प्रश्न नहीं समाहित हो पाए थे। तो इस वीडियो में हमने वो बाकी 11 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो ठीक है, थैंक्स है, ये इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स टू वॉच।